मैं एमटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन आई कि सर मेरे भैया बोल रहे थे कि कुशीनगर से या कसिया से आज तक कोई नीट निकाला जो तुम निकाल लोगे। फिर कोशिश किया गया, अगले साल भी रिजल्ट आया, उस साल फैजान और एहसन ये दो बच्चे निकले एमबीबीएस के लिए। सही बात। तो आप फिल्में देखते हैं? हाँ बिल्कुल। तो नॉर्मली महीने में एक आध देख लेते हैं? अभी तो वक्त नहीं मिलता। अगर बॉलीवुड की बात करें तो कोई हीरो ऐसा खास है जो आपको पसंद हो? हीरो शाहरुख खान को पसंद करते हैं, वो इसलिए एज ए मतलब एक रीजन है, जंजीरे जुनू कुछ और खनक, हम रक्षे तमन्ना देखेंगे, दुनिया का तमाशा देख चुके अब अपना तमाशा क्या देखेंगे। बात। तो अभी आपका इंस्टीट्यूशन बेहतर चल रहा है और चीजें भी बेहतर है। जब मैं वहाँ आया तो देखा कि कैमरे में भी हमने देखा कि क्लासेस सारे आपके इस वक्त चल रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। अभी हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे समीर भाई, चूंकि आपने हायर एजुकेशन भी लिया हुआ है और आपका खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो जैसे कुछ गार्जियंस भी हमारे सामने आए, बैठे हुए थे, वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित थे। आपने 10 बच्चों के नाम तो जरूर गिना दिए कि आपके यहाँ से 10 बच्चे हुए। हर इंस्टीट्यूट वाले अपने यहाँ के कुछ बच्चे होते ही हर जगह से सेलेक्ट, सबके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी होती है कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो वो उनका फिर क्या होता है, वो क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चों के बारे में ऐसी खबरें आती हैं कि वो डिप्रेशन में चले गए या पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं। तो जो नहीं सेलेक्ट हो पाता है वो क्या कर पाता है, उसके लिए क्या संभावना रहती है? मैं अगर सही बताऊं तो इस फील्ड में सबसे बड़ा चैलेंज यही है जी। और मैं क्योंकि टीचर हूँ, क्लास में रहता हूँ, बच्चों के साथ बड़ा इमोशनल अटैचमेंट रहता है मेरा जी। और हर साल रिजल्ट आने के बाद से मैं उतना खुश नहीं हो पाता हूँ जितना होना चाहिए। मैं मतलब जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उन समूह की तरफ देख के बड़ा, उन समूह को उदास देख के या डीमोटिवेटेड देख के बड़ा मुझको खराब फील होता है और कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो पाऊँ, उनको समझा पाऊँ। रिजल्ट आने के बाद से शुरुआत के समझिए कि 10-15 दिन या तकरीबन कभी कभी 1 महीने बीत जाते हैं, उन्हीं बच्चों से कम्युनिकेट करके, समझा के, मोटिवेट करके, इसी में मेरा समय निकल जाता है काफ़ी। और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको टाइम दूँ। पिछले साल जब रिजल्ट बच्चे एग्ज़ाम दे के आए तो उसमें कुछ बच्चे थे जो बिल्कुल 500 से 600 के बीच में रह गए, परेशान थे। सबसे पहले उन समूह से बातचीत किया गया, मैं लेके गया, सभी बच्चों को लेके गया कि चलो चलते हैं आज पटरौना चलेंगे, मूवी देख के आएंगे। बच्चों को लेके गए, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे थे उन बच्चों को भी लेके गए कि चलो पार्टी होगी, मूवी देख के आएंगे। थोड़ा मूड लाइट करने के लिए कोशिश किया जाता है कि जितना ज़्यादा उनका मूड लाइट किया जा सके। मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक हो भी जाते हैं कामयाब, लेकिन फिर भी एक डर बना रहता है। इस चीज़ में सबसे बड़ा डर यह है कि जो बच्चे डिप्रेस हो जा रहे हैं या थोड़े परेशान हो जा रहे हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। कोशिश तो काफ़ी रहती है बच्चों से पर्सनली बात करके, कभी कभी गार्जियन से भी बात करनी पड़ती है कि बच्चों को मोटिवेट रखें। लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा, हमको ऐसा लगता है कि गार्जियंस जो है अपने ख्वाबों का बोझ अपने बच्चों के कंधों पे डाल देते हैं कि तुमको इस बार करना ही करना है। जी, एक दिन मैं भी इस बारे में बैठ के सोच रहा था जी। क्योंकि कुछ दिन पहले आया था कोटा में, एक घटना सुनने के लिए आई थी, तकरीबन ये जनवरी फरवरी की बात है। तो काफ़ी बातें हो रही थी न्यूज़ पर भी कि आखिर बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, डिप्रेस क्यों हो रहे हैं। और कोचिंग्स के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि कोचिंग्स की वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि हम लोग एक्चुअल रूट तक नहीं जाके कभी सोच पाते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। कभी कोई कोचिंग वाला नहीं बोलता है किसी बच्चे से कि तुम एग्जाम निकालो। बिल्कुल। हम कभी नहीं बोलते हैं कि आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। बल्कि बच्चों का क्या है कि जो गार्जियंस हैं उनके सपने, जैसा कि आपने बोला, उनके सपने, उनके ख्वाब वो देखते हैं कि हमको अपने पेरेंट्स का ख्वाब पूरा करना है। जो हमारे रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार जो होते हैं और जो पड़ोसी होते हैं उनसे वो आंख मिलाने से बचते हैं। बिल्कुल। जब बच्चों का कभी सिलेक्शन अगर नहीं हो पाता है तो वो सबसे मिलने से बचते हैं कि हमको हमारे गार्जियन क्या बोलेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे, और उनकी बातें बहुत चुभती हैं और वो उसको फेस नहीं करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा वजह है। और बहुत बार ये लोग दोषी होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, क्योंकि बच्चे एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है जहां पर उसको कोई अगर उसका हालचाल भी पूछे तो ऐसा लगता है कि ताना मार रहा है। सही बात। तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है, लेकिन फिर भी एज अ गार्जियन और
अगर आपके आसपास का कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप उसके साथ ये चीज़ ना करें। आप उससे पूछिए नहीं कि क्या हो रहा है, कितने साल हो गए और कितना साल लगेगा, इस साल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, सबसे बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है। इस साल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं और इससे वो बहुत डिप्रेस होते हैं। तो हमको पूरे सोसाइटी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल। कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा कोई गलत कदम उठा ले और उसके जिम्मेदार हम हो, क्या पता हमने ही उससे कुछ बोला हो। बिल्कुल सही। तो ये एक चीज़ रहती है। और दूसरी चीज़ की एग्जामिनेशन से पहले 2 बार मोटिवेशन सेशन मैं लिया 2024 के पहले, और उसके वीडियोस वगैरह भी मैं रिकॉर्ड किया, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया कि मैं उसको सोशल मीडिया पे डालूं जी। उसमें बच्चों से मैं यही बात किया था कि देखो बच्चों, सबसे पहले दिमाग में ये बना लो कि डॉक्टर बन जाना ही जिंदगी नहीं है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर बन गया वही कामयाब है, बाकी लोग कामयाब नहीं है। या फिर अगर तुम पैसे के बारे में सोचते हो तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही ज्यादा पैसा कमाता है और बाकी लोग पैसे नहीं कमाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके वहाँ मतलब अपने वहाँ 10-10 डॉक्टर को जॉब पे रखे हुए, बिल्कुल और वो बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं है। तो किसी भी चीज को अपनी कामयाबी का पैमाना जो है नहीं बनाया जा सकता है। तो इस बारे में सबसे पहले मैं बच्चे को एग्जामिनेशन देने से पहले मैं बात करता हूँ। हालांकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि आप बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि एग्जामिनेशन के बाद उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होने वाला है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ, इसलिए मैं बच्चों से पहले ही बात करता हूँ कि सबसे पहले अपने दिमाग में ये बना लीजिए कि डॉक्टर बन जाना ही या इंजीनियर बन जाना ही, IIT निकाल लेना ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी का नाम ये नहीं। बच्चा एक मैसेज किया मुझे कि सर मैं तो इस साल लगता है कि नहीं निकाल पाऊंगा, अब तो मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। मैंने आपको निराश कर दिया, आपने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी सारी उम्मीदें टूट गई, कि मैंने आपकी उम्मीद को तोड़ दिया, कुछ ऐसा उसने मैसेज लिखा था। फिर मैं तुरंत उससे बात किया, बोला कि बेटा मुझे ये उम्मीद नहीं है तुमसे कि तुम डॉक्टर बन जाओगे। मैं किसी बच्चे से ये उम्मीद करता हूँ कि तुम एक बेहतर इंसान बनोगे और मजबूत इंसान बनोगे। जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आए आप उसका डट के सामना करेंगे और हमेशा स्ट्रांग बनेंगे। मैं ये सिखाना चाहता हूँ आपको कि आप किसी भी फील्ड में रहें, कभी भी रहें, कभी हम कामयाबी हासिल करते हैं, कभी नहीं हासिल करते हैं। जिस दिन कामयाबी ना हासिल करें उस दिन हमको डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि और ज़्यादा मोटिवेट होना है कि हमको और इस बार करके दिखाना है और बेहतर करके दिखाना है। और बच्चों से मेरा यही संदेश रहता है हमेशा कि आप ये ना सोचो कि हमारा ये साल बर्बाद हो गया। नीट का प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, कई बार सोचते हैं ये साल तो बर्बाद हो गया हमारा। आप जो सीखते हैं वो कभी ना कभी काम आता है। बिल्कुल। आपका साल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ है। आपका साल बर्बाद तब होगा अगर कोई बच्चा बोल दे कि इस साल मैं कुछ नहीं सीखा। मैं बोलूंगा आपका साल बर्बाद हो गया। एग्जामिनेशन से पहले कई बच्चे मेरे पास आए, मैं बोला कि अच्छा ये बताओ कि इस साल तुम कुछ सीखे कि नहीं सीखे, बस इतना बता दो कि इस साल कुछ नया सीखे हो या नहीं सीखे हो। बोला हाँ सर हमने ये सीखा और बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें सीखी। तो फिर मैं बोला कि आज इस साल अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी आपका साल बर्बाद नहीं हुआ। आप सीखने के लिए आए थे, सीखे हैं, आपका साल सफल रहा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं या जिनके मार्क्स कम रह जाते हैं उनको कैसे डील किया जाए। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे ऐसा लगता है कि आपके वोल्टा क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे इस मामले में खुशनसीब हैं कि आप इस तरह की बात करते हैं कि टीचर्स भी हमेशा स्टूडेंट से बहुत उम्मीदें लगाए रहते हैं। इंटर कॉलेजेस जो प्राइवेट हैं उनके टीचर्स इतनी तैयारियां कराते हैं, सर 1 साल 2 साल हमने भी इंटर कॉलेजेस में पढ़ाया है, इतनी तैयारी कराते हैं कि हमारे बच्चे जिले में टॉप कर जाएं, और उसके लिए इतनी पिटाई कुटाई और मेंटली टॉर्चर होता है। तो आप अपना भविष्य बनाने के लिए एक बच्चे को इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और हमारा अपना निजी मानना भी यही है समीर भाई कि कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी पोस्ट डिफाइन नहीं करता है कि इंसान कितना बड़ा हो गया। आप कुछ भी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन आज से शुरू करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये आपकी चीज बड़ी कमाल की है जो हमारे दोस्त देखेंगे, और हमको लगता है कि बहुत सारे लोग इस पे मोहर भी लगाएंगे कि ये बहुत अहम बात आपने कही। पढ़ाई के अतिरिक्त जो आप मोटिवेशन दे रहे हैं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी एक आप सफल इंसान है, दूसरे सेक्टर में सफल होइए, कोई जरूरी नहीं है कि आप नहीं। देखिए एक नीट वालों के लिए मैं एक बात खास कहना चाहूंगा। कई बार बच्चे 3 साल 4 साल प्रिपरेशन करते हैं और उनका हो नहीं पाता है। वो बोलते हैं कि 4 साल हमारा बर्बाद हो गया, हमारे साथ वाला जो है BSc कर लिया, MSc कर रहा है, MSc भी कर लिया जी। मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि अगर आज तुम 500 नंबर लेके आते हो और तुम्हारा जानने वाला जो है BSc MSc कर लिया, तुम्हारे पास 500 मार्क्स हैं, 550 मार्क्स हैं, अगर आज तुम एडमिशन लेना चाहोगे, नहीं MBBS करोगे, BAMS करोगे, BUMS करोगे, BDS करोगे, तो क्या अगर तुम BDS करोगे तो उसका कंपैरिजन तुम उस बच्चे के साथ कर सकते हो जिसने BSc MSc किया है? आप BDS करके डॉक्टर बन रहे हैं। तो अगर आप नहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, दैट इज योर चॉइस, आप नहीं ले रहे हैं एडमिशन,
लेकिन आपने अपने समय को बर्बाद नहीं किया है। आज आप इस जगह पे खड़े हैं कि आज आप चाहें तो BUMS कर लें, मतलब डॉक्टर तो बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो बिल्कुल, भले ही आपके नंबर थोड़े कम रहेगा, आपका टाइम बर्बाद नहीं हुआ है, आपने कुछ अचीव किया है इन सालों में, आप इतना गेन कर चुके हैं कि जहाँ पे आप BSc करना चाहते थे आज आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये बड़ी बात है। और ये तो आपके सेक्टर के स्टूडेंट्स हो गए, और भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शिक्षा में समझ भी काफ़ी बेहतर है। तो उन स्टूडेंट्स के बारे में भी हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्लेन हाई स्कूल इंटर करते हैं किसी सरकारी स्कूल से, BA करने चले जाते हैं, या जिनको पता नहीं होता है कि वो कौन सा काम करें, कौन सा भविष्य चुनें, कैसे बेहतर रास्ता अपनाएं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मैं भी इस तरह से रहा जी। हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हमारा थोड़ा सा टाइम तो चला जाता है, अवेयरनेस ना होने की वजह से थोड़ा वक्त बर्बाद हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खराब हो जाते हैं या फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा, और कोई अगर BA भी कर रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, और जब आप स्ट्रेंथ को अपने पहचान जाएं तो फिर उस फील्ड से, उससे रिलेटेड कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में पता करें और उसके लिए मेहनत करें तो बिल्कुल आप सफल हो सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि ये हमारा फील्ड बदल गया, हम ऐसे होते तो अच्छा होता, ऐसे होते तो अच्छा होता। हर फील्ड बढ़िया है और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें मेहनत नहीं करना है। हर फील्ड में, जिस फील्ड में आप मेहनत करेंगे उसके अंदर आप कामयाब होंगे। बिल्कुल। और थोड़ा सा शिक्षा से हट के थोड़ी बात करेंगे, इसलिए कि फिल्मों का बड़ा असर होता है हर इंसान पे। जिस तरह की फिल्में समाज में होती हैं, ऐसा कहा भी जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या बहुत छोटे छोटे बच्चे भी एडिक्टेड हैं आजकल, 2 साल 3 साल के, उनको मोबाइल दे दिया जा रहा है और वो रील देख रहे हैं, तो ये चीज़ें कितना उनकी ज़िंदगी पे प्रभावी हो रही हैं? वो इससे क्या सीख रहे हैं, क्या गलत सीख पा रहे हैं, क्या ये ठीक है, नहीं ठीक है, क्या आपके विचार में क्या है? ये मोबाइल का जो मिसयूज है या जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज है, हर चीज का अपना फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। बिल्कुल। तो हमें ये देखना है कि हम उससे ज्यादा फायदा ले पाते हैं या ज्यादा नुकसान उठा पाते हैं। मैं सबसे बड़ा जो नुकसान मेरी समझ में मोबाइल का है या बच्चों के लिए जो सबसे डेंजरस चीजें हैं, वो 2 चीज का मैं नाम लूंगा यहाँ पे। एक चीज है मोबाइल में अगर कोई बच्चा गेम खेलता है, और दूसरा है कि मोबाइल में आप रील्स देखते हैं। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान देती हैं। क्यों? अगर कोई बच्चा मूवी देख ले, वो ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी मूवी देखेगा, 3 घंटे की मूवी देख ले, 3 घंटे बाद वो मूवी खत्म हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि उससे वो कुछ सीखेगा नहीं, हो सकता है कुछ से सीखे, या कई बार सीखते हैं बच्चे। मैं कितनी बार क्लास में पढ़ाते समय किसी मूवी के किसी सीन का एग्जांपल दे देता हूँ, बच्चे बहुत जल्दी से उसको ग्रैब कर लेते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन ये जो रील है और गेम है, ये ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होता है। आप गेम जो है आप 15-15 घंटे 1 महीना तक खेल लें, वो गेम खत्म होने वाला नहीं है। बिल्कुल। रील आप 24 घंटे सरका लें, उस रील कभी खत्म नहीं होने वाला है, हमेशा इंटरेस्टिंग चीजें आती रहती हैं। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा डेंजरस है, एक जो रील्स चलते हैं मोबाइल के ऊपर ये, और दूसरे जो मोबाइल के गेम्स हैं ये। इन दोनों चीजों से बच्चों को बचना चाहिए और गार्जियंस को भी कोशिश करना चाहिए कि वो बचें। दूसरी चीज, अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया एडिक्टेड है जी, तो वो चीज भी बहुत डेंजरस है। और ऐसे बच्चों से, मैं कल ही किसी बच्चे से सवाल पूछा कि इंडिया में किसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सबसे ज्यादा हैं? बोलता है विराट कोहली के। मैं बोला क्यों उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं? क्योंकि वो बचपन से इंस्टाग्राम चलाता होगा, बड़े अच्छे रील्स बनाता होगा, इसलिए उसके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है इसलिए उसके। मैं बोला कि यही चीज सोचने की बात है कि अगर हम अपने फील्ड में अच्छे हैं तो हमारे फॉलोअर्स अपने आप हैं। उसके लिए आपको रेगुलरली रील बनाने की जरूरत नहीं है, रेगुलरली आपको सोशल मीडिया चलाने की, अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपने काम में अच्छे हो जाएंगे, आपके फॉलोअर्स अपने आप होंगे। बिल्कुल। आप अपने अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, AIR-1 लेके आओ, लोग सर्च करेंगे कि ये बच्चा कहाँ है, मैं इसको फॉलो कर लेता हूं। बिल्कुल सही। तो आप अपने काम में अच्छे होइए, सोशल मीडिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार जब अच्छे हो जाओगे तो तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं रहेगा सोशल मीडिया चलाने के लिए। फिर सैलरी पे रखोगे लोगों को, ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, इसको तुम्हें हैंडल करना है। बहुत अहम बात आपने की, सही बात। तो आप फिल्में देखते हैं? हाँ बिल्कुल। तो नॉर्मली महीने में एक आध देख लेते हैं? अभी तो वक्त नहीं मिलता है, अभी तो एक जिम्मेदारी है, दूसरी घर पे भी जिम्मेदारियां हो गई हैं, जो पहले देखा करते थे काफी। तो इस बीच आपने कोई फिल्म नहीं देखी? इस बीच देखा था एक फिल्म, एनिमल देखा था। अच्छा। उसके पहले जो थोड़े से काफी हाइप वाले जो फिल्में होती हैं,
वो देख लेते हैं जो काफी। तो किस मतलब तरह की famous होते फिल्में हैं। आपको पसंद है? फिल्में तो मैं चाहता हूँ कि साइंस फिक्शन देखें, थोड़ा ज्यादा सीखता है उससे आदमी। लेकिन जब नहीं रहता है ऑप्शन तो कुछ भी देख लेते हैं। कुछ भी देख मतलब जनरली आपका एक्शन मूवी वगैरह देख लिया करते हैं, या जो अवेलेबल रहे। अच्छा, अगर बॉलीवुड की बात करें तो कोई हीरो ऐसा खास है जो आपको पसंद हो? हीरो शाहरुख खान को पसंद करते हैं, वो इसलिए एज ए जी। मतलब एक रीजन है। जी जी जी। वो जो बात वो कहना चाहता है, जो समझाना चाहता है, तो उस एक्टर के अंदर एक्सप्रेशन है। वो जो फील करवाना चाहता है आपको फील करवाएगा वो। बिल्कुल। तो अपने फील्ड में काफी बढ़िया है वो। और मतलब एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जिस चीज को वो बताना, मतलब एक्चुअली जो मैं बताना चाहता हूँ उसको मैं बता पाऊँ, ये चीज उसकी अच्छी लगती है। इसकी वजह से मैं देख पाता हूँ, चाहे रोमांस हो गया या एक्शन हो गया, कॉमेडी हो गई या कोई भी चीज हो गया, वो बिल्कुल एक्सप्रेसिव है वो इंसान। दूसरी चीज इसमें आमिर खान भी आते हैं, उनके अंदर भी ये बात है। तो ये दो लोग मुझे काफी अच्छे लगते हैं। तो अभी वोल्टा क्लासेस 2021 से 2024 तक हम लोग आ गए हैं। हाँ। और इसके बाद आपकी कोई भविष्य की कोई ऐसी योजना? इसके बाद से छोटे बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अभी तक तो अभी फिलहाल इसमें ही बिजी हैं, लेकिन अगर वक्त मिला और हालात ने साथ दिया तो स्कूल का प्लान है जहाँ पे छोटे बच्चों को भी हम अच्छा इंसान और अच्छा स्टूडेंट बना सकें, जो सीख सके, आगे चल के बढ़िया कर सके। छोटे बच्चों में, जो लोग भी छोटे बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि बच्चे शुरुआत में सबसे बेसिक लेवल पे क्या सीखते हैं, बेसिक लेवल पे ये बातचीत करना सीखते हैं, सोसाइटी को थोड़ा सा सीखते हैं, समझते हैं। और वहाँ पर जो चीज़ें ये सीखते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। जी। तो जब हम लोग बात करने जाते हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज हमारा होता है। बिल्कुल। एक लैंग्वेज का सहारा लेते हैं बातचीत करने के लिए, तो उस लैंग्वेज के अंदर सुधार होनी चाहिए। जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जो स्कूल्स बच्चों को पढ़वा रहे हैं, वो ध्यान दें कि बच्चों के लैंग्वेज के अंदर सुधार आए। उनका बोलने का तरीका, जो तलफ़ुज़ होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, ये बढ़िया हो। अच्छी तरह से वर्ड्स प्रोनाउंस करें, निकालें अच्छी तरह से। ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। लैंग्वेज का काम अगर क्लास 5th तक बच्चों का ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर आगे वो साइंस सीखना चाहें या कोई भी चीज़ सीखना चाहें, लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर होता है, वो एक बैरियर ख़त्म हो जाएगा। अंग्रेजी को कितना महत्व देते हैं आप? अंग्रेजी का ना चाहते हुए भी हमको बहुत महत्व देना पड़ेगा जी। अगर हम हिंदी को या अपने मदर टंग को उस पर डिबेट करना चाहते हैं तो अलग की बात है। लेकिन आज का सिनेरियो ये है कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है। हम कोई भी चीज़ अगर बढ़िया सीखना चाहते हैं, तो क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज में इंग्लिश बोला जाता है, समझा जाता है, तो इस वजह से ज़्यादातर अच्छी किताबें जो हैं वो इंग्लिश में ही आती हैं। और अगर हम उसको समझ नहीं पाएंगे, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ों से हम छूट जाएंगे, दूर रह जाएंगे। साहित्य के बारे में आपकी कोई रुचि है? साहित्य में, लिटरेचर में ऐसी कोई रुचि तो इस टाइम पे नहीं है। लिटरेचर के मामले में अब साहित्य को कहना चाहें तो मूवीज वगैरह को भी कह सकते हैं। वो एक शॉर्टकट हो गया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, उसमें आदमी देख लेता है, कर लेता है। लेकिन जब एजुकेशन के टाइम में थे, स्पेशली क्लास 10th तक जब थे, तब लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ करता था। उसमें जो भी पोएम्स वगैरह हुआ करते थे, तो उसका मतलब वगैरह निकालना या उसमें सोचने का तरीका उनका देखना बड़ा अच्छा लगता था कि इंसान एक चीज़ को कैसे सोच सकता है, इसकी खूबसूरती को कैसे निकाल सकता है। जो चीज़ हमको कभी कभी बिल्कुल ये समझिए कि धूप में जो चटियल मैदान है, पहाड़ है जहाँ पे धूप से इंसान मर ही जाए, उसकी भी खूबसूरती वो बयान कर देते हैं। तो ये लिटरेचर की खूबसूरती है, बड़ा अच्छा लगता था उस समय। फिर बाद में कभी वक्त नहीं मिला कि उसको पढ़ा जाए। जी। तो अभी आपको कोई शेर याद है किसी का? आपने पोएट्री की बात की चुकी है, इस वजह से ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शेर का भी इतना वक्त मिलता नहीं है, लेकिन एक गाने का ही कह लीजिए कि लाइन है, या शेर ही कह लीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशनल मुझको लगा, इसलिए याद रह गया, वो जहन में रह गया। वो ये था कि जंजीरे जुनू कुछ और खनक, हम रक्षे तमन्ना देखेंगे, दुनिया का तमाशा देख चुके अब अपना तमाशा देखेंगे। ये इसलिए आया था कि जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, उस समय एक मोटिवेशन अपने अंदर लेके आया था कि बहुत देख लिया कोटा दिल्ली, अब कुशीनगर देखा जाएगा। तो इसी के लिए आया था कि जंजीरे जुनू कुछ और खनक, हम रक्षे तमन्ना देखेंगे, दुनिया का तमाशा देख चुके अब अपना तमाशा देखेंगे। क्या बात है, बड़ी सार्थक बातचीत रही। और आखिर में समीर भाई, चलते चलते हम आपसे ये चाहेंगे कि युवाओं को
आप कोई अगर ऐसा संदेश देना चाहें, कोई मैसेज 2 मिनट में देना चाहें तो हमारे दोस्तों को जरूर। युवाओं के लिए मैसेज तो हमेशा सबके पास रहता है जी और मैसेज इसलिए भी उनके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो सोसाइटी के बिल्डर्स हैं। जी अगर हम अच्छे होंगे, जो भी युवा हैं वो अच्छे रहेंगे तो कंट्री पूरा अच्छा होता है, पूरे कंट्री का ग्रोथ होता है। तो बड़ी जिम्मेदारी है युवाओं के ऊपर। युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके कंधे के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, आप ही के कंधे के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए, आज हम किस सिचुएशन में इसको समझिए और हमको कहाँ जाना है इसको समझिए। ये हर बच्चे का, हर जो युवा पीढ़ी के अंदर हर इंसान जो है वो एक कड़ी है इसके अंदर। कोई भी इंसान, एक इंसान अगर डाउन जा रहा है या कुछ नहीं कर रहा है तो वो सोसाइटी का नुकसान कर रहा है। और उस सोसाइटी के अंदर सिर्फ आप नहीं रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी रहेगी। अगर मैं आज सोचूं कि मैं कुछ नहीं करता हूं तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, मैं अपने आने वाली पीढ़ी का नुकसान कर रहा हूं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव होने की ज़रूरत है और अपनी भागीदारी सोसाइटी के अंदर देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया समीर भाई, हम लोगों की बहुत सार्थक बातचीत रही और आपने वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया मैं कहूँगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों का भी मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोगों से मिलकर, जैसे अभी आप समीर उमरान अहमद साहब से मुलाकात कर रहे थे, इनके विचार जान रहे थे, आपको इनके विचार बहुत अच्छे लगे होंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत इंस्पिरेशन इसी तरह के लोगों से मैं आपकी लगातार मुलाकात करवाता रहूँगा। आप वक्त देते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले अंक में किसी नई शख्सियत के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।